हाँ जी, तो बच्चों आज की क्लास में हम आपको एक तो प्रैक्टिस भी करवाएंगे और साथ साथ कुछ नई बातें भी आपको सिखाएंगे। ठीक है सर। तो आज की क्लास में हम पहले तो कंप्लीट क्वेश्चंस करने वाले हैं। कंप्लीट क्वेश्चन का मतलब अब इसमें सारी की सारी नॉलेज की टेस्टिंग होगी। शेयर को इशू भी करेंगे, इशू की एंट्रीज आएंगी, उसके साथ साथ हमारा फॉर फ्यूचर इशू भी आएगा और साथ में इसमें और भी चीजें ऐड होती चली जाएंगी। मतलब एग्जामिनेशन में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे, एकदम कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है सर। तो आइए और मेरे साथ साथ शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मेरे पास कंप्लीट क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ इलस्ट्रेशन नंबर 15 डिस्कस की थी और अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 16। भावना करीना लिमिटेड offered 10,000 equity shares of 100 each for subscription at a premium of 20 per share payable as follows. एप्लीकेशन पर 10 रुपीज, अलॉटमेंट पर 40 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम है 20 रुपीज। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें कैपिटल के हैं 20 रुपीज और प्रीमियम के हैं 20 रुपीज। फर्स्ट कॉल 20 रुपीज, सेकेंड कॉल 30 रुपीज। ठीक है। इसका मतलब 100 रुपए का शेयर था, 20 रुपए का प्रीमियम था, टोटल पेमेंट थी 120। अब 120 में से माइनस कर लो, 120 में से माइनस कर लो 10 रुपए ये, 40 रुपए ये, 50, 20, 70, 30, 100। तो फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट, इसका मतलब ये हो गया 20 रुपए। ठीक है। दो तरीके हैं, या तो 100 रुपीज कैपिटल का अमाउंट है, उसमें से कैपिटल के अमाउंट माइनस कर लो, या 100 प्लस 20 टोटल अमाउंट 120, 120 में से ये सारी पेमेंट माइनस कर लो। दोनों ही केस आप समझ लो। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 12,000 शेयर्स एंड 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। नाउ पहले हम इतनी इंफॉर्मेशन का ना एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने से ना आपको बातें सरलता से समझ में आएंगी। पहले तो कंपनी कह रही है, पहले तो लिखेंगे कंपनी हैज ऑफर्ड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each at प्रीमियम ऑफ ₹20 each। इलस्ट्रेशन नंबर है 16, JR मोंगा, पेज नंबर है 2.50। अच्छा, ये रेड पेन ना अच्छा लगता, बच्चा घबरा जाएगा रेड पेन से, सॉरी मैं पेन चेंज कर देता हूं। ठीक है सर। अब इसमें एप्लीकेशन रिसीव हो गई 12,000 और हमारे पास दरअसल ना 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कुछ एप्लीकेंट्स को हम पूरे शेयर दे देते हैं, कुछ एप्लीकेंट्स को प्रो राटा बेसिस पर दे देते हैं और कुछ को हम लोग मना कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमने सबको शेयर दिए हैं प्रो राटा बेसिस पर। तो एप्लीकेशन कितनी थी और शेयर्स कितने अलॉट किए, तो ये दोनों तो कैटेगरी है नहीं। तो 12,000 एप्लीकेशंस को 10,000 शेयर अलॉट कर दिए। इसका मतलब एक्सेस एप्लीकेशन सिर्फ प्रो राटा कैटेगरी की हमारे पास आई, वो भी 2,000 एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा हैं। और प्रो राटा कैटेगरी का जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी होता है वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बियॉन्ड अगर आ जाए तो वो कॉल में जाता है, लेकिन यहां पर तो बहुत थोड़ा सा ही है। ठीक है सर। इसके साथ साथ सर एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है
और क्वेश्चन का मन नहीं भर रहा, वो कह रहे थर्ड एंड फाइनल कॉल भी है। चलो जी, ये है 10 रुपीज, ये है 40 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, उसके बाद ये है 20 रुपीज, ये है 30 रुपीज, और ये है बैलेंस। तो बैलेंस हमने कैलकुलेट की 20 रुपए, तो टोटल 120 रुपए बन गए। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि होल्डर ऑफ 400 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड आफ्टर ड्यू नोटिस देयर शेयर्स वर फॉरफिटेड। इसका मतलब यह है कि 400 शेयर पर एप्लीकेशन मनी आई, अलॉटमेंट मनी आई, फर्स्ट कॉल मनी नहीं आई, और फिर यहीं पर हमने इनकी कहानी भी खत्म कर दी। मतलब यहां पर हमने इनको फॉरफीचर कर दिया। ठीक है, उसके बाद द अमाउंट पेबल ऑन सेकंड कॉल वर पेड इन फुल एक्सेप्ट होल्डर ऑफ 200 शेयर्स फेल्ड टू पे। यानी ये 400 शेयर तो अलग थे, इन्हें तो हम फॉरफिट कर चुके हैं। जिन्हें हम फॉरफिट कर चुके हैं उनकी सेकंड कॉल की बात नहीं हो रही। ये 200 शेयर नए हैं जिन्होंने हमें सेकंड कॉल पर पैसे नहीं दिए। इसका मतलब इसके साथ साथ फिर 200 शेयर के बारे में एप्लीकेशन मनी आया, अलॉटमेंट मनी आया, फर्स्ट कॉल मनी आया, सेकंड कॉल मनी नहीं आया। ठीक है सर। क्वेश्चन अभी इसके बाद भी जा रहा है, लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन है तो मैंने कहा चलिए पहले हम ना यहां तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके फोर फीचर की बात कुछ नहीं कही गई, इसके फोर फीचर की बात कही गई थी। पहले यहां तक बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी है। चलिए मेरे साथ साथ सभी बच्चे, साथ साथ क्यों, मेरे से आगे आगे बनाइए, वीडियो रोक करके बनाइए। हाँ, हमने आपको परमिशन दे दी। इलस्ट्रेशन नंबर 2.16, जे.आर. मोंगा, पेज नंबर है 2.50। एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नाउ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड हैं 12,000 और एप्लीकेशन मनी था 10 रुपीज। सर जहां नरेशन लिखना चाहिए वहां आप अमाउंट लिख रहे हो। बेटे नरेशन आप एग्जाम में लिखना, मैं तो आपको समझा रहा हूं। अभी मेरा एम्फेसिस ये है कि आपको क्वेश्चन सिखाना है कि कैसे किया जाता है। तो सर ये अमाउंट हो गया 1,20,000। एग्जाम में तो नो डाउट आप यहां पर नरेशन ही लिखोगे ना। चलिए जी, एंट्री नंबर 1 हो गई। सेकंड एंट्री होगी कि शेयर एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्योंकि ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है, इसीलिए आपका एक्स्ट्रा मनी या तो शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा या फिर वो रिफंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि मैंने किसी को रिजेक्ट कैटेगरी में डाला नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में टू बैंक नहीं आने वाला। ठीक है सर। तो 1,20,000 एप्लीकेंट्स थे, एप्लीकेशन मनी था 10,000 एप्लीकेशंस का 10 रुपए कैपिटल में चला जाएगा, बहुत सिंपल बात है। और 2,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का मनी था वो मेरे पास अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। खत्म। एंट्री नंबर 3, अब मैं इनसे अलॉटमेंट मांगूंगा। बताएं अलॉटमेंट मांगने की एंट्री क्या होगी। सर अलॉटमेंट पहले मांगी जाती है तो उसकी एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
सर क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम है, तो अब बच्चे ध्यान रखेंगे कि जिस स्टेज में क्वेश्चन कहेगा प्रीमियम है, उस स्टेज की ये वाली जो एंट्री पहली एंट्री बनेगी, उसी में आपने प्रीमियम को क्रेडिट करना है। तो यहां लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है सर। तो 10,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट आएगी 40 रुपीज की, कैपिटल का अमाउंट है 20 रुपीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है 20 रुपीज। तो ये हो गया 4 लाख, ये हो गया 2 लाख, और ये भी हो गया 2 लाख। एंट्री नंबर 4। बेटे हमारे प्रो राटा के क्वेश्चंस के अंदर एंट्री नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको यह बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि एग्जामिनर ने एंट्री नंबर 4 को कॉम्प्लिकेट किया ही नहीं। लेकिन अगली क्लास में या बल्कि आज ही की क्लास में हो सकता है कि मैं आपको सिखा दूं कि मेरी पहली प्रॉब्लम जो असल में प्रॉब्लम आती है बच्चे को, वो 4th एंट्री में आती है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं आई। सर इस एंट्री में क्यों नहीं आई? क्योंकि यहां पर कोई डिफॉल्टर नहीं आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप देख सकते हैं कि मेरे पास अलॉटमेंट में कोई भी डिफॉल्टर नहीं है। अगर अलॉटमेंट में डिफॉल्टर आ जाएगा तो इस एंट्री में मैं कुछ आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा, अभी नहीं है। ठीक है सर। तो अभी सिंपल सी बात है कि मेरे पास अलॉटमेंट बनती थी 4 लाख और मेरे पास 20,000 का एडवांस मनी पहले से आ चुका था और डिफॉल्टर कोई भी नहीं है, इसीलिए यहां पर कैलकुलेशन भी नहीं है। तो सर ये वाला अमाउंट सीधा सीधा आ गया 3,80,000 और हम एग्जामिनर से कह रहे हैं थैंक यू सर, आपने हम पर इतनी मेहरबानी की। मतलब एग्जामिनर कह रहा है क्या कहना चाह रहे हो? हम कह रहे हैं हम आपको टीज कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं कि क्यों नहीं पूछा, पूछ लेते, हम कौन सा घबराने वाले थे, हम तो बनाएंगे। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। एंट्री नंबर 4 हो गई। एंट्री नंबर 5 कॉल मनी ड्यू करना है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर पर 20 रुपए की कॉल मनी है, 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री में क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें 400 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल नहीं मिलेगी और बाद में हम इन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। चलिए जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मैं बिना कॉल इन एरियर के काम कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे को आदत पड़ी हुई है कॉल इन एरियर की तो मैं मना नहीं कर रहा, वो भी ठीक है। इसका मतलब यह है कि अकाउंट्स में काम करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, इसलिए घबराना नहीं है कि सर ये तरीका करूं या वो तरीका करूं। आप बिल्कुल फ्री हैं, आप दोनों ही तरीके से काम कर सकते हैं। मैं बिना कॉल इन एरियर के काम कर रहा हूं, आपकी मर्जी है। आप अगर कॉल इन एरियर को इंट्रोड्यूस करके काम करना चाहते हैं तो कोई भी गलत नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक है। सर हमारा फर्स्ट कॉल का अमाउंट बनता था 2 लाख। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, फर्स्ट कॉल का अमाउंट बनता था 2 लाख। इसमें से मेरे पास पहले से ही कोई एडवांस नहीं है। देखो शेयर अलॉटमेंट तक एडवांस था, कॉल का कोई एडवांस नहीं है, तो मेरे पास कोई एडवांस नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि मेरे पास 400 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का मनी नहीं मिला, ये नहीं रिसीव हुआ, 8,000 रिसीव नहीं हुआ। तो इसका मतलब मेरे पास जो मनी रिसीव हुआ वो हो गया 1,92,000। जो बच्चे कॉल इन एरियर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो इस 8,000 को कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट कर देंगे।
अच्छा, बुक ने मेरे सामने कॉल इन एरियर को डेबिट कर रखा है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब सर बुक में लिखा है कि इन शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया। मैंने कहा वेरी गुड, तो नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं फोर फीचर की। जल्दी से बताइए फोर फीचर की एंट्री क्या थी? सर शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। कितने से? जितना अमाउंट आप कॉल कर चुके हैं उतने रुपए से आपको डेबिट करना है। देखिए कितना आप कॉल कर चुके हैं। 10 रुपए एप्लीकेशन पे कॉल किए थे, 20 रुपीज अलॉटमेंट पे कॉल किए थे और 20 रुपीज फर्स्ट कॉल। कैपिटल वाला अमाउंट लेना है, 10, 20, 30 और 20, 50 रुपीज। तो कॉल्ड अप अमाउंट हो गया 50 रुपीज, 20,000। अब क्वेश्चन प्रीमियम का था, लेकिन प्रीमियम मिल चुका है। कैसे पता? क्योंकि अलॉटमेंट मिल चुकी है। क्योंकि अलॉटमेंट मिल चुकी है, अलॉटमेंट में प्रीमियम था, प्रीमियम मिल चुका है, इसीलिए प्रीमियम को भूल जाओ। अब प्रीमियम यहां पर रिवर्स नहीं होगा। प्रीमियम एक बार मिल गया तो फोर फीचर पर रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 52 अप्लाई होता है और वो मना करता है। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्योंकि मैंने कॉल इन एरियर यूज नहीं किया, इसीलिए मैं फर्स्ट कॉल लिख रहा हूं। जो बच्चे कॉल इन एरियर यूज करेंगे वो यहां कॉल इन एरियर लिख देंगे, खत्म। तो 400 शेयर्स पर मुझे फर्स्ट कॉल का 20 रुपीज नहीं मिला, दिस इज 8,000। तो ये हो गया 12,000। एंट्री नंबर 8। एंट्री नंबर 8 होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इस एंट्री में नया क्या है? इस एंट्री में नया यह है कि टोटल मेरे पास 10,000 शेयर्स थे, लेकिन ऊपर मैंने 400 शेयर फॉरफिट कर लिए हैं। तो जो शेयर फॉरफिट हो गए मतलब वो कैंसिल हो गए, अब वो किसी के पास नहीं है, अभी नहीं है। तो अभी मैं इन 400 शेयर पर थोड़ी ना कॉल का मनी मांग सकता हूं। तो इसका मतलब कॉल का मनी 30 रुपीज 9,600 शेयर्स पर मांगा जाएगा, क्योंकि 400 शेयर कंपनी ने कैंसिल कर रखे हैं, जिंदा नहीं थे सेकंड कॉल के वक्त। सेकंड कॉल के वक्त एक्टिव शेयर थे 9,600, 2,88,000। यहां पर बच्चा गलती कर सकता है, अगर उसे ध्यान नहीं रहा तो वो 10,000 शेयर पर 30 रुपए 3 लाख रुपए लिख देगा और एग्जामिनर यहां पर उसके मार्क्स काट लेगा। ठीक है। इसके बाद मेरी एंट्री थी कि मेरे को 200 शेयर्स पर यह मनी रिसीव नहीं हुआ। ठीक है सर, अगली एंट्री जगह है यहीं बना लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब सर 2,88,000 रुपीज में से हमें 200 शेयर्स पर 30 रुपीज नहीं मिले, इसका मतलब हमें 6,000 रुपीज नहीं मिले। तो हमें मिला 2,82,000। अब इसके बाद हमने क्वेश्चन यहीं तक ही पढ़ा था, तो इसके बाद पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना होगा। यहां तक हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं। उसके बाद लिखा है 250 ऑफ द 400 शेयर्स फॉरफिटेड वर रीइश्यूड। अब घबराना मत, सर कैंसिल तो किए थे फर्स्ट कॉल से पहले ही, नहीं सॉरी सेकंड कॉल से पहले फॉरफिट कर लिए थे, और सेकंड कॉल के बाद वो कह रहा है कि हमने 250 शेयर री इश्यू कर दिए। ठीक है, तो मेरा कॉल्ड अप अमाउंट अब बढ़ गया। पहले कॉल्ड अप अमाउंट था 50 रुपीज, अब सेकंड कॉल के 30 मांगने के बाद कॉल्ड अप अमाउंट हो चुका है 80 रुपीज। इसीलिए लिखा है कि जो 250 शेयर री इश्यू किए हैं
अब वो 80 रुपीस के हो चुके हैं, लेकिन हमने शेयर होल्डर को 50 रुपए पर शेयर पे रीइश्यू कर दिए। यह बात बच्चे को समझ में आनी चाहिए। देखो, फॉरफिट हुए थे यहां पर, कॉल्ड अप अमाउंट था 50 रुपए, सेकंड कॉल मांग ली, भले उन शेयर्स को मैंने इशू नहीं किया था, लेकिन अब मेरे सारे शेयर एक जैसे हैं, तो जो फॉरफिटेड कंपनी के पास शेयर पड़े हैं उनका भी कॉल्ड अप अमाउंट अब आ गया 80 रुपीस। 80 के बदले मैंने उनसे 50 रुपए मांगे, तो 30 रुपीस का लॉस हो गया। चलिए जी, री इशू की एंट्री पास कर देते हैं पहले। आइए जी, ये होगी मेरे पास एंट्री नंबर 10। नाउ वी विल पास एंट्री नंबर 10। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमने 250 शेयर इशू किए हैं, जिनका कॉल्ड अप अमाउंट हो गया 80 रुपीस। ये हमने शेयर इशू किए हैं 50 रुपीस पर, और हमें लॉस हो गया 30 रुपीस। $250 इंटू 80 रुपीस, 20,000। 250 इंटू 30 रुपीस जो हमारा नुकसान हुआ 7500, और हमें मिला इसका मतलब 12,500 रुपए। जब भी री इशू की एंट्री पास करेंगे तो साथ में मुझे ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी पास करनी है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब हमें फॉरफीचर में इनकम हुई थी 400 शेयर फॉरफिट किए थे, और इनकम हुई थी 12,000। तो हम पहले यहां पर प्रोपोर्शनेट करेंगे। बताओ कैसे? 12,000 रुपए की इनकम जो थी वो 400 शेयर्स के लिए थी, मुझे अभी 250 शेयर का ही यूज करना है। -7,500, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 250 -7,500। ओहो सर, ये कैपिटल रिजर्व का अमाउंट 0 हो गया। बाय चांस हमने मैक्सिमम डिस्काउंट दे दिया, इसीलिए ये 0 हो गया। द फाइनल कॉल वॉज मेट इन फुल along with arrears of the second call। ठीक है सर। एंट्री नंबर 12, हम अपनी फाइनल कॉल मांगेंगे, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? देखो, 10,000 शेयर्स थे टोटल, 400 शेयर फॉरफिट हो गए थे, उसके बाद 250 शेयर हमने रीइश्यू किए। अब हमारे पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और हर शेयर से हमने 20 रुपए की फाइनल कॉल मांगनी है। तो 9,850 शेयर्स पर हमने मांगनी है 20 रुपीस के हिसाब से फाइनल कॉल मनी 1,97,000। उसके बाद एंट्री नंबर 13, हमें ये मनी रिसीव हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 197। और क्वेश्चन कह रहा है कि हमें पुराने वाले एरियर्स भी रिसीव हो गए हैं। तो सर, हमारे पुराने वाले एरियर्स कौन से थे?
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। देखिए, सेकंड कॉल का अमाउंट था 288, ये मैंने ड्यू किया था, मुझे रिसीव हुआ था 282, डिफॉल्ट हुआ था कितना 6000 रुपीस का। क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको मिल गए, तो मैं एक और एंट्री पास कर दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल 6000 एंड 6000। चलिए, ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 16। 16 के बाद मैं आगे चलूंगा और मैं आ जाऊंगा सीधा क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 19। हमारी बुक के एडिशन का पेज नंबर है 2.60। इसमें सर कई सारी नई बातें आएंगी। ठीक है जी, बातें तो कई सारी नई हमारे सामने आने वाली हैं। हम भी सर बड़े हो गए हैं, ये थोड़ी ना कि क्वेश्चन में एक ही बात सीखेंगे, एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा बात सीख सकते हैं, हम भी बड़े हो गए हैं। मैंने कहा अच्छा आओ। द डायरेक्टर्स ऑफ साक्षी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 lakh equity shares of 10 each to be issued at 20% premium. Amount payable per share is as under. एप्लीकेशन पर 5, अलॉटमेंट पर 4 इंक्लूडिंग 2 रुपए प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए, फाइनल कॉल पर कितना। आपसे पूछ रहे हैं बताइए फाइनल कॉल पर कितना। तो सर ये हो गया 5, 4, 9, 9 एंड 2 11, टोटल थे 12 रुपीज, तो सर ये हो गया 1 रुपया। खत्म। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2,40,000 शेयर्स। Allotment was made as follows. Applicant for 1 lakh shares full, applicant for 80,000 shares 60,000 shares, applicant for 60,000 shares 40,000 shares। तो इसमें 2 प्रो राटा आ गई। हमें क्या दिक्कत है 2 प्रो राटा से, 3 प्रो राटा पूछो। एग्जामिनर कह रहा है हां तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत तो सिर्फ हमें होती है। मैंने कहा अच्छा चलिए पहले इतना डायग्राम बना लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आप कोशिश करेंगे, मतलब ये हम ऐसे ही बनाते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस क्वेश्चन जरा ना सामने समरी बन जाती है तो मुझे करने में थोड़ा सा आसान लगता है। आपको अगर टीचर ने कुछ और तरीके से बताया तो आपको पता है मैं बड़ा ही कूल आदमी हूं, रिजिड होता नहीं हूं किसी भी बात के लिए। ठीक है, तो हमें यहां पर हमने कंपनी कह रही है कि हमने ऑफर किए थे 2 लाख शेयर्स, 10 रुपए वाले एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एप्लीकेशंस रिसीव हुई 2,40,000 शेयर्स के लिए, और एक हमारे पास फुल कैटेगरी है, एक हमारे पास प्रो राटा कैटेगरी है, और एक और हमारे पास प्रो राटा कैटेगरी है। आपने लिखना है कितनी एप्लीकेशन आई और कितने शेयर आपने अलॉट कर दिए। तो पहली कैटेगरी में लिखा है 1 लाख एप्लीकेशन के अगेंस्ट 1 लाख शेयर्स। दूसरे में लिखा है 80,000 एप्लीकेशंस के अगेंस्ट 60,000 शेयर्स, और यहां लिखा है 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आई, हमने इन्हें 40,000 शेयर्स दिए। आसानी तो है। अब एक्सेस एप्लीकेशंस, यहां कुछ नहीं, यहां 20,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, यहां भी 20,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, इनटू। तो एक्सेस एप्लीकेशन पर मिलता है एप्लीकेशन मनी, और एप्लीकेशन मनी था 5 रुपीज। इसका मतलब हमारे पास इस कैटेगरी से 1 लाख का एडवांस है,
और इस कैटेगरी से भी 1 लाख का एडवांस है। और ये दोनों एडवांस मेरे अलॉटमेंट के अंदर पूरे के पूरे एडजस्ट हो जाएंगे। कोई भी एडवांस अलॉटमेंट के आगे जाने वाला नहीं है। यहां लिखते हैं सर, एप्लीकेशन पर 5, अलॉटमेंट पर 4, 2+2, फर्स्ट कॉल पर 2, और भगवान का शुक्र है कि ये फाइनल कॉल पर ही रुक गया। इसको दया आ गई, इसने कहा चलो एक कॉल कम कर देता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, इसने एक कॉल कम कर दी। अब लिखा है एप्लीकेंट्स फॉर 1000 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी ए एंड एप्लीकेंट्स फॉर 1200 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी बी फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। These shares were forfeited on failure to pay first call। अच्छा जी, पहला 1000 शेयर फुल कैटेगरी वाला था, एप्लीकेशन दी, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल, क्योंकि यहां पर इसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। फिर कह रहे हैं एप्लीकेंट्स फॉर 1200 शेयर्स, यानी प्रो राटा कैटेगरी के 1200 एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन आया, अलॉटमेंट नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आया, और ये फॉरफिट हो गया। मतलब यहां पर उसने मेरे लिए दो दो जाल बिछाए हैं कि मैं दो जगह गलती करूंगा या दो जगह फंसूंगा। पहला तो एप्लीकेशन और दूसरा अलॉटमेंट मनी नहीं दी गई। दो दो इस क्वेश्चन के अंदर उसने ट्विस्ट डाले, आपके लिए बच के रहना। Holder of shares in category C failed to pay first call and final call and these shares were forfeited after final call। अच्छा जी, यहां कह रहे हैं कि C कैटेगरी के 1200 शेयर थे, होल्डर वर्ड लिखा है यहां पर, और लिखा है एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया, यहां शेयर फॉरफिट हो गए। ठीक है। फिर लिखा है 1300 शेयर्स वर रीइश्यूड। अब सर 1000 यहां है, यहां तो शेयर पता नहीं कितने, और यहां 1200 हैं। यहां लिखा है 1000, इसके 1000 शेयर रीइश्यू हो गए, इसके 300 शेयर रीइश्यू हो गए। कितने रुपए पर? 8 रुपए फुल्ली पेड पर ये इश्यू हो गए। बहुत जगह घूम रहा है क्वेश्चन, लेकिन अब मैं इसे डायग्राम में पकड़ के रख लूंगा। एग्जामिनर का मन इतने से भी नहीं भरा। कमाल की बात हुई, एग्जामिनर ने कहा मेरा मन नहीं भरा। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा देखो, एक तो आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है, और दूसरा आपको कैश बुक बनानी है। अगर बच्चे को पता ना हो कि कैश बुक से क्या होगा तो वो गलती कर देगा। एक तो मुझे कैश बुक बनानी है, और फिर वो कह रहा है बैलेंस शीट भी बनानी है। मैंने कहा भाई सभी कुछ लाद दो। अब मैं तो बच्चे को जनरल एंट्री सिखा चुका हूं, कैश बुक साथ में सिखा दूंगा, अब इसमें क्या बैलेंस शीट भी घुसाऊं? तो कोई बात नहीं, नहीं सिखा पाया तो अगली क्लास में बैलेंस शीट सिखा दूंगा, कोई बात नहीं। पहले ये बाकी चीजें तो कंट्रोल कर ले। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है। इस क्वेश्चन को आप एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए मार्क कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, नंबर 1, यहां पर बच्चे मेरे साथ नोट लिखेंगे या इसे कंसेप्ट समझ के लिखेंगे कि इट इज अ कंसेप्ट। व्हेन कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, then all the cash oblique bank transactions are recorded in the cash book and no journal entry is made and shown for such transactions
इन द जर्नल। इसका मतलब अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैश बुक बनाओ, तो जितनी भी बैंक और कैश से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन है वो आप जर्नल में नहीं दिखाओगे। नोट कर लो, दिखा दिया तो नंबर कट जाएंगे, फिर मुझे मत कहना। ठीक है सर, तो अब क्या करना होगा? अब करना यह होगा आपको कि सबसे पहले तो आप बनाओगे कैश बुक। इलस्ट्रेशन नंबर 19, जे आर मोंगा, पेज नंबर है 2.60। सबसे पहला काम तो आपको बनानी होगी कैश बुक। कैश बुक बनाने में कोई भी परेशानी नहीं है। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन जर्नल में नहीं जाएगी, सीधा यहां आएगी। अब बच्चा कह रहा है सर मुझे याद आ रहा है कि कैश बुक तो बहुत सारी होती हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, मल्टी कॉलम। तो आपको यहां पर बनानी है सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम की, एक ही कॉलम बनाना है। ठीक है सर, बताइए मेरी पहली एंट्री क्या होती है? मेरी पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अब जर्नल में नहीं जाएगी, कैश बुक में आएगी। तो मैं यहां लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री सीधा कैश बुक में जाएगी। 2,40,000 एप्लीकेशन मिली हैं, एक एप्लीकेशन पर 5 रुपए। 2,40,000 पर 5 रुपीज, 12 लाख। दूसरी एंट्री के लिए मुझे जर्नल पे जाना होगा। दूसरी एंट्री के लिए मैं जर्नल में जाऊंगा। तो जर्नल में मेरी पहली एंट्री अब क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब मुझे याद है कि क्वेश्चन के अंदर कोई भी रिजेक्ट वाली कैटेगरी नहीं है, इसीलिए टू बैंक नहीं आएगा। अगर टू बैंक आ जाता तो मैं यहां टू बैंक नहीं लिख सकता, फिर शेयर एप्लीकेशन टू बैंक ये वाला पार्ट कैश बुक में जाता। ठीक है सर, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई है, फिर बाकी जब आएगी तो और समझ में आ जाएगी। तो अब मुझे क्या करना है? टोटल 12 लाख में से जो 2 लाख शेयर मैंने इशू किए हैं उनके 5 रुपए कैपिटल में। इसका मतलब ये और ये, इन तीनों का पैसा मैंने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट के अंदर, 10 लाख। अब सर इसका तो कुछ एक्सेस था नहीं, इसका 20,000 शेयर्स पर 5 रुपए एक्सेस था, 1 लाख। और इसका भी 20,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से एक्सेस था, 1 लाख। तो ये दोनों का दोनों मेरा चला जाएगा कहां पर? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। तो ये मेरे पास 2 लाख रुपीस आ गया। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि सर क्या ये सारा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है? तो चेक कर लो, 60,000 शेयर्स पर आप अलॉटमेंट मांगोगे 4 रुपए की, यानी इस कैटेगरी से 2,40,000 रुपए अलॉटमेंट के लेने हैं, तो 1 लाख एडजस्ट हो सकता है। इस कैटेगरी से 40,000 शेयर्स पर 4 रुपीज, 1,60,000 लेने हैं, ये भी पूरा एडजस्ट हो सकता है। खत्म। मोस्टली क्वेश्चन में थोड़ा ही एडवांस आता है जो कि अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाता है। हर एक क्वेश्चन हमारे पहली इलस्ट्रेशन के जैसा नहीं होता जहां पर एडवांस मनी एप्लीकेशन का अलॉटमेंट भी क्रॉस कर जाए, फर्स्ट कॉल भी क्रॉस कर जाए, ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा हो तो फिर एग्जामिनेशन क्वेश्चन में एक हिंट दिया होता है कि एक्स्ट्रा मनी का करना क्या है।
और आप जब 2 4 5 क्वेश्चन बना लोगे तो आप अपने आप समझने लग जाओगे कि कैसे काम करना है। जरूरी नहीं है हर चीज के लिए हम उतने सारे वर्किंग नोट बनाते जाएंगे। ठीक है सर, अगली एंट्री बनाइए। मैंने कहा चलो, अगली एंट्री होगी अलॉटमेंट को ड्यू करने की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अच्छा सर, हमारे पास टोटल अब 2 लाख शेयर हमने इशू किए हैं और हमने इनसे 2 रुपए की कैपिटल लेनी है और 2 लाख रुपए शेयर पर 2 रुपए का प्रीमियम भी लेना है। तो ये हो गया सर 4 लाख और ये हो गया 4 लाख, टोटल हो गया 8 लाख। अगली एंट्री हो जाएगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है, ये मेरी कैश बुक में आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। रेड पेन से लिख दिया है मैंने, खतरे की घंटी है। सर क्या खतरे की घंटी है? देखो 12 लाख में से हमें पहले मिल चुका था कितना? 2 लाख रुपए माइनस। ठीक है, अब सर डिफॉल्ट भी तो हुए हैं, तो डिफॉल्ट के अंदर कई सारी गड़बड़ी हैं, तो मुझे आपके साथ में एक अलग पेज के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। सभी बच्चे डालेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ allotment money by pro rata category shareholder। प्रो राटा कैटेगरी का शेयर होल्डर अगर आपको अलॉटमेंट मनी ना दे तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आइए समझते हैं कैसे। क्वेश्चन कह रहा था कि सबसे पहले फुल कैटेगरी का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर हैं, इसने आपको अलॉटमेंट मनी नहीं दी। ठीक है, क्या यह मेरे कंसेप्ट की बात है? नहीं, यह तो सर फुल कैटेगरी का है। कंसेप्ट तो तब काम करता अगर डिफॉल्ट करने वाला प्रो राटा कैटेगरी का होता, यानी इस केस में इस कंसेप्ट की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा काम करना है। 1000 शेयर जिसके पास थे उसने 4 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी, तो इसका मतलब 4000 रुपए माइनस हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है सर, ये वाला काम तो हो गया। अब इस वाली लाइन को पढ़ो। यहां लिखा है एप्लीकेंट्स फॉर 1200 शेयर्स। अब एप्लीकेंट्स ऑफ 1200 शेयर का मतलब है कि इसके नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड आपको नहीं दे रखे। सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा इसके नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने थे, क्योंकि जितने शेयर अलॉटेड हैं उतने पर ही तो उसने पैसा देना है। पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बताएं, इसके नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं। ठीक है जी, तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, इसका फॉर्मूला होता है शेयर अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय
टोटल एप्लीकेशन इनटू शेयर अलॉटेड। ये एप्लीकेशन और अलॉटेड उसी ग्रुप का लेना होता है जिस ग्रुप को ये शेयर होल्डर बिलोंग करता है। हमारे केस में ये कहा गया है कि ये इस केस को बिलोंग करता है। इसने 1200 एप्लीकेशन भेजी थी, तो आप क्या कहेंगे? 1200 एप्लीकेशन भेजी थी। इस ग्रुप की टोटल एप्लीकेशन आई थी 80,000। डिवाइड करो टोटल एप्लीकेशन 80,000। इसका मतलब अगर 80,000 एप्लीकेशन आई थी तो मैंने 60,000 शेयर दिए थे। इस हिसाब से इसके 1200 एप्लीकेशन पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? सर 1200 इंटू 3/4, 900 शेयर्स। अच्छा जी, बच्चे को पहले तो यह समझाना पड़ेगा इस प्रो राटा कैटेगरी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हो गया 4/3। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये 4 शेयर मांग रहा है तो इसे 3 शेयर मिल रहे हैं। अगर ये 4 शेयर मांग रहा है तो हम इसे 3 ही शेयर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है इफ अप्लाइड फॉर 4 शेयर देन अलॉटेड 3 शेयर। इफ अप्लाइड फॉर 1 शेयर, सिंपल यूनिटरी मैथमेटिक्स लगाऊं, अगर 1 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो इसको अलॉट किए गए थे 3/4 शेयर, और अगर 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो अलॉट किए गए होंगे इंटू 1200 शेयर। यही मैंने इस फॉर्मूले में लिखा है। यह मेरे कंसेप्ट की बात नहीं थी, यह दरअसल एग्जामिनर ने एक ट्विस्ट बनाया। उसने आपको नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड नहीं दिए तो मैंने नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड निकाल लिए। ठीक है, गणित करने का सरल सा तरीका है। मेरी रेशो थी 3 और 4 की, यानी 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से डिवाइड करना है। मुझे दिया था नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, और मुझे यह पता है कि प्रो राटा में अप्लाइड ज्यादा होते हैं, अलॉटेड कम होते हैं। हां सर, यूनिटरी मेथड लगा लो, फॉर्मूला रट लो, नहीं तो एक और चतुराई से भी काम हो सकता है। मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से डिवाइड करना है, तो दो विकल्प में या तो 3/4 करूंगा या 4/3 करूंगा। अगर मुझे आंसर चाहिए कम तो 3/4, आंसर चाहिए ज्यादा तो 4/3। इसका मतलब अगर क्वेश्चन कह रहा है अप्लाइड इतने हैं, अलॉटेड कितने होंगे, तो यह फॉर्मूला लगा दूंगा, क्योंकि अलॉटेड कम होते हैं। अगले क्वेश्चन में एग्जामिनर अपनी बात से पलट जाएगा, वो कहेगा अलॉटेड शेयर थे 900, तो मुझे उसके अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। अप्लाइड निकालने होंगे तो यह फॉर्मूला लगा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अप्लाइड में आंसर ज्यादा आएगा। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ो। कंसेप्ट शुरू हुआ नहीं और हम पता नहीं कहां कैलकुलेशन में घूम गए। बेटे, जब भी प्रो राटा कैटेगरी का व्यक्ति आपको अलॉटमेंट मनी नहीं देगा तो मुझे उसकी दो जानकारी चाहिए, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड भी चाहिए, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड भी चाहिए। एग्जामिनर बहुत होशियार है, वो आपको एक ही देगा। इस क्वेश्चन में अप्लाइड दिया तो मैंने अलॉटेड निकाला। अगला क्वेश्चन जब करूंगा ऐसे ही कंसेप्ट का तो अलॉटेड देगा और मैं अप्लाइड निकाल दूंगा। तो यही कैलकुलेशन करनी होंगी। ठीक है सर, आपको नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड पता लग गए। अब मैं कहूंगा अलॉटमेंट ड्यू, जिसे मैंने 900 शेयर अलॉट किए हैं उससे अलॉटमेंट कितनी ड्यू होगी, तो अलॉटमेंट हमेशा अलॉटेड शेयर्स पे ड्यू होती है। तो जितने शेयर अलॉटेड थे इनटू अलॉटमेंट मनी 4 रुपए। इसका मतलब इससे अलॉटमेंट ड्यू थी मेरी 3600। ठीक है, माइनस, क्योंकि ये प्रो राटा कैटेगरी का है तो इसने मुझे कुछ ना कुछ एप्लीकेशन के वक्त एडवांस दिया है, वो एडवांस यहां से मुझे माइनस करना है,
तब मैं कहूंगा कि इसने कितना डिफॉल्ट किया है। इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आखिरकार इसने मुझे कितना एडवांस मनी दे रखा है। तो सर, कैलकुलेशन ऑफ एडवांस मनी रिसीव्ड, यही कंसेप्ट है। एज इट इज, जिनको रटना है वो रटेंगे, जिनको समझना है वो समझ लेंगे। एप्लीकेशन पर कितना एडवांस दिया था इस व्यक्ति ने, ये मुझे ढूंढना है। तो एप्लीकेशन का एडवांस कैसे आया था? क्योंकि इसके शेयर्स अप्लाइड जो थे वो ज्यादा थे। हालांकि इस क्वेश्चन में शेयर अप्लाइड सीधे सीधे मुझे दिए हुए थे 1200 रुपए। अगर नहीं दिए होते तो मुझे यहां कैलकुलेशन की जरूरत पड़ जाती। इसमें से माइनस कर दो आपने उसको कितने शेयर्स अलॉट किए थे। ये मैंने कैलकुलेट किया 900 शेयर्स। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पर्सन की एक्सेस एप्लीकेशन थी 300 इसकी, और इसने आपको उस पर एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी दिया था 5 रुपए। 1500 रुपए का इसने आपको एडवांस दिया था। यही निकालना था। 2-4 बार निकालोगे तो बच्चों को सिखाना शुरू कर दोगे। आओ मैं तुम्हें सिखाऊं प्रॉब्लम ही क्या है। कैसे करोगे? पूछोगे बता अप्लाइड शेयर निकाल सकता है? बता अप्लाइड शेयर कितने, अलॉटेड शेयर कितने, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी। और एप्लीकेशन पर तो एप्लीकेशन मनी दिया था ना, इसीलिए इंटू 5 1500 रुपए आ गए। अब ये 1500 रुपए यहां से माइनस करूंगा और फिर कहूंगा कि इसने जो डिफॉल्ट किया है वो 2100 का किया है। तो इस पूरे का वर्किंग नोट आपको एग्जाम में बना के देना होगा और फिर आप यहां पे लिखोगे -2100। और ये कैसे आया तो उसे कहोगे इसके लिए मैंने वर्किंग नोट बनाया, उसका नंबर डालना। अगर आपने गलती की तो आप पता नहीं कितनी गलतियां कर दोगे। आप कहोगे सर 1200 शेयर पर 4 रुपए नहीं मिले, तो भी गलत। अगर आपने नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड निकाल लिया कि सही अप्लाइड थोड़ी अलॉटेड चाहिए थे, तो 900 इंटू 4 कर दिया, तो भी गलत। तो सही तरीका यह है। ठीक है सर। अब क्या करेंगे? अब ये जब माइनस करेंगे तो फिर देखेंगे हमारा कितना सम आया। तो सर 12 लाख, सॉरी 8 लाख, यहां पर अलॉटमेंट 8 लाख और यहां पर मैंने लिख दी 12 लाख। ये तो मैंने गलती कर दी ना, 12 लाख कैसे आ जाएगा? अच्छा जी, ये बच्चे कह रहे सर ये तो हम आपसे कह ही रहे थे ना, दिस इज 8 लाख। ओके, सॉरी हमने यहां गलती कर दी थी। 8 लाख माइनस 2 लाख माइनस 4000 रुपए तो सिंपल कैलकुलेशन से आ गए थे, और इस कैलकुलेशन के लिए हमें हर क्वेश्चन में करनी होगी -2100। 5,93,900, 5,93,900। इस कैलकुलेशन को भले दोबारा देख लेना, भले रट लेना, ये हर क्वेश्चन में आपको करनी है। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आएगी सर मेरी फर्स्ट कॉल। अभी ये शेयर फॉरफिट नहीं हुए हैं। फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कोई भी शेयर कैंसिल नहीं हुआ है तो 2 लाख शेयर्स पर 2 रुपीस की फर्स्ट कॉल, 4 लाख। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब ये 1200 काट दो और ये हो गया 900 शेयर्स। इसका मतलब 900 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल नहीं मिली। 1000 शेयर पर फर्स्ट कॉल नहीं मिली।
और ये 1200 शेयर पर भी फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो इसका मतलब टोटल फर्स्ट कॉल मुझे कितने शेयर्स पर नहीं मिली? 1000 शेयर्स पर नहीं मिली, 900 शेयर्स पर नहीं मिली, 1200 शेयर पर नहीं मिली। तो टोटल हो गया 3100 शेयर्स पर 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मिली। तो 4 लाख में से 3100 शेयर्स पर 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मिली। 6200 माइनस कर दो। तो सर 4 लाख में से 6200 माइनस कर दिया, 393800। अब उसके बाद बुक कह रही थी कि हमने ये वाले 1000 शेयर और ये वाले 900 शेयर फोरफिट कर दिए। एंट्री नंबर 4। जब मैं फोरफीचर की एंट्री बनाऊंगा तो सबकी अलग अलग बनाऊंगा, भले बुक एक साथ बनाए। मैं इसकी एंट्री अलग बनाऊंगा, इसकी अलग बनाऊंगा, हमेशा फोरफीचर की एंट्री अलग बनाऊंगा। तो मैं पहली एंट्री लिखूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्वेश्चन प्रीमियम का था और प्रीमियम अलॉटमेंट पर था और इस कैटेगरी ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो इसका मतलब इसने प्रीमियम मनी नहीं दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये फुल कैटेगरी के 1000 शेयर फोरफिट करने की एंट्री है। और इसी तरह से प्रो राटा कैटेगरी वाले शेयर जो फोरफिट होंगे उसकी भी एंट्री ऐसे ही होगी, लेकिन मैं अलग बनाऊंगा। बुक भले एक साथ बनाए, क्योंकि आप मेरी बात समझ रहे हो, इसीलिए आप इसे अलग बनाना। जहां पर मैं आपको लीवरेज देता हूं कि ठीक है जैसे मर्जी कर लो, वहां जैसे मर्जी करना, यहां मैं कह रहा हूं अलग अलग बनाना। इस बात की चिंता मत करना कि सर मेरा समय ज्यादा लग रहा है, मेहनत ज्यादा लग रही है, मुझे मार्क्स की चिंता है। टू शेयर forfeited, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। 900 शेयर्स इसके फोरफिट करूंगा। ठीक है सर। अब कॉल्ड अप मनी ढूंढना पड़ेगा। 5 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए, इसका मतलब 5 और 9 रुपीस कॉल्ड अप मनी है। तो यहां पर आएगा 1000 शेयर्स पर 9 रुपए का कॉल्ड अप अमाउंट, 1000 शेयर्स पर 2 रुपए का 9000, 2000। अलॉटमेंट मनी नहीं दिया 1000 शेयर्स पर 4 रुपए, 4000। फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया तो 1000 शेयर्स पर 2 रुपीस, 2000। 9 and 2 11, 4 और 2 6, बैलेंसिंग फिगर 5000। नेक्स्ट 900 शेयर्स पर 9 रुपीस, 8100। 900 शेयर्स पर 2 रुपीस, 1800। अलॉटमेंट के ऊपर अमाउंट वर्किंग नोट से उठाना है। भूल करके भी अगर आपने कैलकुलेट कर दिया तो गलती कर दोगे। देखिए प्रो राटा कैटेगरी वाले ने अलॉटमेंट के मनी का डिफॉल्ट किया था 2100 का, यही अमाउंट उठा के वहां डालना है। ये 2100 आएगा क्योंकि ये वर्किंग नोट से उठाना है। फर्स्ट कॉल में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 900 इंटू 2 रुपीज 1800। और
शेयर फॉरफिटेड का कभी कैलकुलेट मत किया करो, बैलेंसिंग फिगर निकालना, फायदे में रहोगे। 8100 प्लस 1800 माइनस 2100 माइनस 1800, 6000। ठीक है सर। उसके बाद अब सेकंड कॉल की बारी है। अब सेकंड कॉल की बारी है। चलिए जी सेकंड कॉल के ऊपर चलते हैं। एंट्री नंबर चल रही है मेरे पास 6। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टोटल 2 लाख शेयर्स में से 1000 शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं, 900 शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं, बाकी शेयर्स पर शायद 1 रुपए की कॉल थी। तो 2 लाख माइनस 1900, 1,98,100। ठीक है। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 1,98,100 में से अब हमें 1200 शेयर का पैसा और नहीं मिला, 1 रुपया। तो ये हो गया 196,900, 196,900। ठीक है। उसके बाद लिखा है दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। चलिए जी इन्हें भी फॉरफिट कर लें। ये 1200 शेयर भी फॉरफिट कर लो। जल्दी से सभी बच्चे ये बताएं एंट्री क्या होगी। अब बच्चे कह रहे हैं सर हम जानते हैं, आप एंट्री क्यों पूछ रहे हो? आप ये जानना चाहते हो कि यहां पर कैपिटल अकाउंट सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ। क्योंकि इस कैटेगरी से तो मुझे प्रीमियम मनी रिसीव हो चुका है, इसीलिए अब की बार प्रीमियम को मैं डेबिट नहीं करूंगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। भूल जाओ सिक्योरिटीज प्रीमियम को। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब ये 1200 शेयर फुल्ली कॉल्ड अप हो चुके हैं, 12,000। ये होगी बैलेंसिंग फिगर। फर्स्ट कॉल होगी 1200 शेयर्स पर 2 रुपए, 2400 और ये 1 रुपया। तो मेरा 12,000 माइनस 3600, 8400। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 1300 शेयर्स को रीइश्यू किया, 8 रुपए पर रीइश्यू किया। तो मेरी एंट्री क्या होगी? अब ध्यान से समझना, पहले मैं लिख के बताता हूं। अगर कैश बुक नहीं होती तो फिर मेरी एंट्री क्या होती? यदि कैश बुक नहीं होती तो मेरी एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल। 13,000, 1300 इंटू 10, ये होती 1300 इंटू 2 और ये होती 1300 इंटू 8। 10,400 और ये होती 2600।
अब क्योंकि मैं कैश बुक बना रहा हूं, इसीलिए मुझे इस एंट्री को दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। यहां से बैंक वाला अमाउंट हटाना होगा, इसे दो एंट्रीज में कन्वर्ट करना होगा। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक टू शेयर कैपिटल 10,400 10,400, और दूसरी एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल 2,600 और 2,600। अब आपको सही से दिख नहीं रहा क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं कि इस एंट्री को दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। ये कैश बुक में जाएगी, ये जर्नल में जाएगी। तो पहले बैंक में आते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट था? 10,400। और यहां पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2,600। एंट्री नंबर 9, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आइए जी, अब इस बात की बड़ी रेलिवेंस थी कि हमने पहली कैटेगरी के सारे शेयर री इशू कर दिए हैं, तो इनका सारा का सारा मनी आप यूज कर सकते हो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में। अब चलिए चेक करते हैं। मेरी पहली कैटेगरी जो थी उसका शेयर फॉरफिटेड था 5,000। तो अलग अलग एंट्री रखने का फायदा आपको यहां पर होगा, लास्ट में गलती नहीं होगी। 1,000 शेयर सारे के सारे री इश्यू हो चुके हैं, तो उनका पूरा पैसा ले लो। ये जो 900 शेयर फॉरफिट हुए थे, इनका मनी था 6,000। इनके केवल 300 शेयर ही री इश्यू हुए हैं, तो ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। प्लस 6,000 का 300 शेयर का मनी आउट ऑफ 900। 1,000 की इनकम ये रही, 300 की इनकम ये रही, और टोटल 1,300 शेयर इशू करने में लॉस हुआ 2,600। तो सर ये प्रोपोर्शनेट होगा 2,000, 5 एंड 2 7,000, 7 माइनस 2,600, तो ये हो गया मेरे हिसाब से 4,400। ये अब क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ। हालांकि अभी भी इसके अंदर उसने मुझसे कहा है कि बैलेंस शीट बनाना। अब मेरे पास इतना समय नहीं है, इसलिए आज मैं इसको यहीं पर कंप्लीट करता हूं, और अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लगभग सारे कंसेप्ट सीख चुके हो, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हो कुछ कंप्लीट क्वेश्चंस की। फिर भी मैं अपनी कोशिश अगली क्लास में आपके साथ कंटिन्यूड रखने वाला हूं। टाटा बाय बाय, सी यू। एक और क्लास तक मैं कह रहा हूं कि होमवर्क सिर्फ आपकी मर्जी पर है, आप करना चाहो करना कर पाओगे, बल्कि करके देखना, घबराने की जरूरत नहीं है। कहना कि सर हम सारे के सारे चैप्टर के क्वेश्चन बना के लाएंगे, अब हम सब सीख गए हैं। बहुत जोश दिखा लिया, चलो बाय, वेरी गुड।